नमस्कार दोस्तों, 4 नवंबर 1914 ब्रिटेन का एंड्योरेंस जहाज कुछ तूफानी समुद्रों को पार करके दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस जहाज में 28 लोगों का क्रू मौजूद है और कमान संभाले हैं एक जांबाज एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शेकल्टन, जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया है, पूरे अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट को पैदल पार करना। एक ऐसे ज़माने में जहाँ कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई जीपीएस नहीं, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, वो इस बर्फीले कॉन्टिनेंट को -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड में बर्फीले तूफानों के बीच ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पैदल पार करना चाहते हैं। नक्शे की डिटेल समझाते हुए उनका प्लान है अपने जहाज़ के जरिए अंटार्कटिका के तट पर पहुंचने का, वेडल सी से होते हुए। 5 नवंबर 1914 ये एंड्योरेंस जहाज़ साउथ जॉर्जिया आइलैंड के एक वेलिंग स्टेशन पर पहुंचता है। इनके रास्ते में इंसानी दुनिया की ये आखिरी बस्ती थी। इस दिन मौसम बड़ा खराब था और वेडल सी में कंडीशंस भी उतनी ही खराब थी। वहाँ मौजूद अनुभवी लोग शेकल्टन से कहते हैं कि इस मिशन को टाल दो, डिले कर दो, नहीं तो इन कंडीशंस में वहाँ जाना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। लेकिन शेकल्टन अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे चलते रहेंगे। 5 दिसंबर 1914 एंड्योरेंस का जहाज़ आगे बढ़ता रहा, लेकिन जल्द ही वही हुआ जिसका डर था। वेडल सी में बर्फ उम्मीद से कई गुना ज़्यादा भारी और डेंस निकली, लेकिन फिर भी शेकल्टन आगे बढ़ते रहे। 18 जनवरी 1915 कुछ समय तक बर्फ के किनारे किनारे चलने के बाद ये जहाज़ पूरी तरीके से बर्फ में फंस गया। कुछ दिन बाद कुछ क्रू मेंबर्स ने जहाज़ से 50 गज दूर बर्फ में 15 फीट की एक दरार देखी। ये छोटी सी दरार यहाँ से निकलने की उनकी आखिरी उम्मीद थी। तो 3 घंटे तक शिप को पूरी ताकत के साथ इंजन की फुल स्पीड पर चलाकर बर्फ से निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये शिप 1 इंच भी नहीं हिलती। क्रू मेंबर्स जहाज से बाहर निकलकर आरी, कुल्हाड़ी और छेनी से बर्फ काटने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। अंटार्कटिका की जमीन पर वो पॉइंट जहां क्रू को लैंड करना था, उसका नाम था वासल बे। लेकिन ये बर्फ में फंसा जहाज धीरे धीरे अब उससे 60 मील दूर पहुंच गया था। दिक्कत ये थी कि इस बर्फ के टुकड़े के बीच और वासल बे के बीच में अभी भी कुछ पानी मौजूद था, तो क्रू अपने जहाज से उतरकर पैदल चलकर वहां तक नहीं जा सकता था। लेकिन दूसरी तरफ बर्फ में फंसे होने के कारण जहाज भी हिल नहीं पा रहा था। जहाज को निकालने की इस कोशिश में देखते देखते हफ्ते और महीने बीतते जाते हैं। अंटार्कटिका में सर्दियों का मौसम आने वाला था और यहाँ पर सर्दियों का मतलब था 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस। हफ्तों महीनों तक 1 मिनट भी सूरज की रोशनी नहीं दिखेगी। शेकल्टन सबको जहाज में ही सर्दियां काटने का आदेश देते हैं, लेकिन सर्दियों का मतलब था ठंड का बढ़ना, भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान। 30 सितंबर 1915 जहाज के किनारों पर साफ दरारें दिखने लग गई थीं, लेकिन क्रू को अभी भी उम्मीद थी। 24 अक्टूबर 1915 शाम को 6:45 बजे अचानक से तेज प्रेशर की वजह से बर्फ फट जाती है और इसका एक टुकड़ा जहाज पर टूट पड़ता है। बर्फ की एक भारी चट्टान एंड्योरेंस का स्टर्न पोस्ट तोड़ देती है, जिससे पानी जहाज के अंदर घुसने लगता है। सभी क्रू मेंबर्स तुरंत काम पर लग जाते हैं, पानी को पंप से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लगातार 3 दिन तक ये पानी बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन पानी को जितना खाली किया जा रहा था, उससे ज्यादा तेजी से वो अंदर आ रहा था। तापमान था -8.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फिर भी क्रू के चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई घबराहट। कुछ लोग बाहर निकलकर बर्फ की उन चट्टानों को काटने लगे जो जहाज पर प्रेशर डाल रही थी, लेकिन ये भी ज्यादा काम नहीं आया। जहाज में पानी भरे जा रहा था और बर्फ का प्रेशर कम नहीं हो रहा था। आखिरकार शेकल्टन हार मानकर क्रू को आदेश देते हैं कि जहाज को खाली कर दो, नीचे उतर जाओ। इस वक्त एक क्रू मेंबर टॉम मैक्लॉयड इस पूरी सिचुएशन को देखकर कहते हैं, मुझे नहीं लगता अब हम अपने घर कभी वापस लौट पाएंगे। इस जहाज को फंसे हुए 9 महीने से ज्यादा हो चुके थे। 27 अक्टूबर 1915 एक धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई देती है। शेकल्टन पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग चीज दिखाई देती है। जहाज का पिछला हिस्सा अचानक से 20 फुट ऊपर उठ गया है। थैंकफुली सारे क्रू मेंबर्स इस वक्त तक जहाज से बाहर निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद ये पानी बर्फ में बदल जाता है और इसके वजह से पूरा जहाज का आगे का हिस्सा धीरे धीरे नीचे धंसने लगता है। इस जहाज के डूबने के साथ साथ अंटार्कटिका को पैदल पार करने का सपना भी शेकल्टन का टूट चुका था। नया सवाल, जीवन या मृत्यु। लेकिन अब सवाल और भी ज्यादा गंभीर था, क्या जिंदा वापस लौटा भी जा सकता है? इस क्रू के पास कोई रेडियो नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं, बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं था। यह अंटार्कटिका के समुद्र में मौजूद एक बर्फ के टुकड़े पर फंसे हुए थे। एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा
जो खुद पानी में बहे जा रहा था। इस टुकड़े पर बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान मौजूद थी जिस पर क्रू अपना कैंप लगाता है। सबसे पहले सामान देखा जाता है, आखिर क्या क्या चीजें बची हैं, कितना खाना पानी मौजूद है। जवाब निकलता है, उनके पास 3 छोटी नावें थी, एक स्लेज, कुछ पर्सनल आइटम्स और लगभग सिर्फ 1 महीने का राशन। रात में सोने के लिए जगह भी कम पड़ गई, इसलिए कई लोगों को बर्फ पर ही सोना पड़ा। ज्यादातर लोग एक दूसरे के साथ चिपक कर सोए ताकि ठंड में फ्रीज ना हो जाए। शेकल्टन कैलकुलेशन करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि सबसे करीबी जमीन है पॉलेट आइलैंड। बर्फीले समुद्र के पार करीब 550 किलोमीटर दूर अंटार्कटिका की टिप पर मौजूद एक आइलैंड। शेकल्टन फैसला करते हैं कि पॉलेट आइलैंड की तरफ बढ़ा जाए। हर नाव का वजन लगभग 1 टन था। किस्मत ने साथ नहीं दिया। गर्मियों का मौसम वापस आ गया, जिससे बर्फ सॉफ्ट हो गई और सामान खींचना और मुश्किल हो गया। 3 घंटे की मेहनत के बाद वो सिर्फ 1 मील चल पाए। शेकल्टन फैसला करते हैं कि यहीं कैंप किया जाए जब तक ये बर्फ का टुकड़ा खुद बहकर जमीन के पास नहीं चला जाता। इस जगह को उन्होंने नाम दिया ओशन कैंप। 21 नवंबर 1915 एंड्योरेंस जहाज के पिछले हिस्से पर और प्रेशर पड़ता है और वो अचानक पानी में उछलने लगता है। कुछ देर हवा में रहकर धीरे धीरे पूरा जहाज बर्फ के नीचे डूब जाता है। क्रू मेंबर्स ने इसे अपनी आंखों से देखा। यह एक गहरा इमोशनल शॉक था। दुनिया से उनका आखिरी लिंक टूट गया था। नया साल और नई दिशा। 23 दिसंबर 1915 को शेकल्टन फिर पैदल चलने का फैसला करते हैं, लेकिन पतली बर्फ और पानी की वजह से रुकना पड़ता है। एक नए टुकड़े पर कैंप लगाया गया। खाने की भारी कमी थी। हर दिन का सिर्फ 1 बिस्किट, थोड़ा दूध, कोकोआ और मीट पेस्ट। इसके अलावा वो सील्स और पेंगुइन्स का शिकार करने लगे। शेकल्टन अक्सर खाने की मात्रा को लेकर झूठ बोलते ताकि क्रू की मेंटल स्ट्रेंथ बनी रहे। 23 मार्च 1916 की सुबह कोहरे के बीच पहाड़ दिखे। ये था जॉइनविल आइलैंड। लेकिन ये अच्छी खबर नहीं थी। वे पॉलेट आइलैंड को पीछे छोड़ चुके थे। शेकल्टन ने नक्शे पर देखा, अब सिर्फ 2 आइलैंड्स बचे थे, क्लेरेंस आइलैंड और एलिफेंट आइलैंड। इसके बाद हजारों किलोमीटर तक सिर्फ खाली समुद्र था। 7 अप्रैल 1916 क्लेरेंस आइलैंड दिखा, 83 किलोमीटर दूर। लेकिन हवा की दिशा बदल गई और उन्हें दूर ले जाने लगी। जिस बर्फ की चट्टान पर वो थे, वो टूटकर सिर्फ 50 मीटर लंबी बची थी। शेकल्टन ने फैसला लिया, नावों में बैठो और क्लेरेंस आइलैंड की तरफ चलो। इसी दौरान एक हादसा हुआ। बर्फ का टुकड़ा फटा और क्रू मेंबर अर्नी होलनेस पानी में गिर गया। शेकल्टन ने उसे निकाला और आदेश दिया, रात भर चलते रहो ताकि शरीर की गर्मी से कपड़े सूख जाएं और तुम हाइपोथर्मिया से बच सको। वो लड़का पूरी रात चलता रहा और बच गया। अंततः 15 अप्रैल 1916 को 497 दिनों के नर्क के बाद उन्हें एलिफेंट आइलैंड की जमीन मिली। वो लोग जमीन पर गिरकर चूमने लगे, लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। ब्लैक बरो के पैर काम करना बंद कर चुके थे और सबसे बड़ी बात, एलिफेंट आइलैंड वीरान था। वहां कोई नहीं आने वाला था। शेकल्टन का सबसे साहसी फैसला। शेकल्टन ने 5 लोगों की टीम ली और 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया जाने का फैसला किया, एक छोटी सी नाव में। ड्रेक्स पैसेज की लहरों के बीच वो 17 दिनों तक लड़ते रहे। बोट में लेटकर खाना खाना पड़ता था, लहरें उन्हें भिगोती रहीं। शेकल्टन की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। वो चिड़ियों को गालियां देने लगे थे। लेकिन 10 मई 1916 को वो साउथ जॉर्जिया पहुंच गए, 522 दिन बाद। लेकिन वो आइलैंड के गलत हिस्से पर थे। वेलिंग स्टेशन पहुंचने के लिए उन्हें 10,000 फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़ों को पार करना था, जिन्हें इतिहास में किसी ने पार नहीं किया था। बिना स्लीपिंग बैग, बिना टेंट के वो 36 घंटे तक बर्फ में सीढ़ियां काटते हुए चले और अंततः वेलिंग स्टेशन पहुंच गए। वहां मौजूद लोग उन्हें पहचान नहीं पाए, चेहरे काले, कपड़े फटे हुए। जब मैनेजर ने पहचाना कि ये शेकल्टन है तो वो दंग रह गया। शेकल्टन ने तुरंत एलिफेंट आइलैंड पर फंसे 22 लोगों को बचाने की कोशिश की। 3 बार जहाज बर्फ में फंसा, चौथी बार चिली की सरकार से येचो जहाज मिला। 30 अगस्त 1916 को वो आइलैंड पहुंचे। विरासत 2 साल के नर्क के बाद सभी 28 लोग सुरक्षित घर लौटे। ये शेकल्टन की लीडरशिप का चमत्कार था।